हेलो साथियों, जय हिंद। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक बार फिर से लेकर के आया हूँ क्लास 8 का साइंस, जो कि बिहार बोर्ड से रिलेटिव है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के अंतर्गत चैप्टर नंबर 3, जिसका शीर्षक होगा फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। कुल मिलाकर बात यह है, इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग क्लास 8 के लेवल पर जितने भी फसल के बारे में दिए गए हैं, उसके बारे में हम लोग काफ़ी व्याख्या के साथ जो है अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए, हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और आते हैं सीधे अपने टॉपिक पे। इस चैप्टर का पहला टॉपिक होगा हमारा, सबसे पहला जो पॉइंट होगा वह होगा फसल के ही बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे फसल क्या होता है। तो चलिए अध्ययन करते हैं। कहता है, बड़े भूभाग में उगाए जाने वाले उपयोगी पौधे फसल कहलाते हैं। जैसे गेहूं का फसल हो गया, धान का फसल हो गया, आलू का फसल हो गया, इत्यादि। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट क्या है, देखिए, खरीफ फसल। ठीक, क्या कह रहा है, वर्षा ऋतु में उपजाई जाने वाली फसल खरीफ फसल कहलाती है। ठीक है, जैसे मान के चलिए, चावल हो गया, गन्ना हो गया, जूट हो गया, कपास, सब्जियां, बाजरा, मक्का, मूंगफली, शकरकंद, उर्द, मूंग। ठीक है, क्या है, एक मोठ लोबिया, ठीक, जिसको हम लोग चावला भी कहते हैं, ज्वार, तिल, नहीं, ग्वार, सनई, अरहर, ढैंचा, सोयाबीन, भिंडी इत्यादि। तो ये सभी जो है क्या है, ये खरीफ फसल के उदाहरण है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे रबी फसल के बारे में। तो रबी फसल क्या होता है, तो देखिए, शीत ऋतु में उपजाई जाने वाली जो फसल होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रबी फसल कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या आएगा, जैसे गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, बरसीम, रिजका, मसूर, आलू, राई, तंबाकू, लाही, जई, अलसी इत्यादि। ये सब जो है रबी फसल के अंतर्गत आता है। अभी हम लोग तीसरे पॉइंट पर पढ़ेंगे जायद फसलें। ठीक है, तो जायद फसलें क्या होता है, देखिए, क्या कर रहा है, ग्रीष्म ऋतु में उपजाए जाने वाली फसलों को जायद फसल कहते हैं। जैसे आलू, सोयाबीन, सूरजमुखी, ने जैसे तिलहन, कद्दू, खरबूजा, खरबूज, लौकी, तोरई, मूंग, खीरा, मिर्च, टमाटर, गन्ना, मूंगफली, दालें, करेला, ककड़ी इत्यादि। ये सब जो है जायद फसल के उदाहरण है। ठीक है, तो हम लोगों ने फसलों का तीन प्रकार देखा। तो ये जो फसल के तीन प्रकार है वह ऋतु के हिसाब से है। ठीक है, तो ऋतु के हिसाब से फसल जो तीन प्रकार के होते हैं, खरीफ फसल होते हैं, रबी फसल होते हैं, और क्या होते हैं, जायद फसल, जिसका हम लोगों ने अभी अध्ययन किया है। अब हम लोग जानेंगे इस चैप्टर के माध्यम से मनुष्य द्वारा जो है खेती की शुरुआत जो है कैसे हुई, उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो देखिए, मनुष्य अपने आरंभिक अवस्था में घुमंतु था। ठीक है, मनुष्य जो है अपने आरंभिक अवस्था में क्या था, घुमंतु था। यह स्थिति लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व तक बनी रही। ठीक है, वह भोजन एवं आवास की खोज में जगह जगह घूमते रहते थे और इनका विचरण जो है समूहों में हुआ करता था। ठीक है, क्या कर रहा है, देखिए, कच्चे फल, कंदमूल, सब्जियां खाते तथा जंगली जानवरों ये जो है जंगली जानवरों का शिकार करते थे। इसी क्रम में बीजों से पौधों को उगते देखा और उन पौधों से बीज को उत्पन्न होते हुए देखा। इस प्रकार जो है कृषि की शुरुआत हुई। ठीक है, जिससे मनुष्य क्या किया, जो है एक जगह अस्थायी रूप से रहने लगा। अभी हम लोग जानेंगे फसल उत्पादन के लिए जो है क्या क्या क्रियाकलाप होता है, उसके बारे में काफी डिटेल्स के साथ हम लोग जानने वाले हैं। तो देखिए, क्या करा है, अच्छे फसल उत्पादन के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप है। नहीं, सबसे पहला पॉइंट क्या है, मिट्टी तैयार करना, बीजों का चयन, बुआई, सिंचाई, निकौनी, कटाई। ठीक है, इसके बाद क्या है, गहाई, उसाई और सफाई। तो ये प्रोसेस है, और सबसे अंतिम जो प्रोसेस है वो क्या होता है, फसल का जो है ये जो होता है भंडारण। नहीं, हम लोग अगर भंडारण कर ले तो फसल का जो पूरा प्रोसेस होता है वह समाप्त हो जाता है। तो हमने सबसे पहला पॉइंट जो देखा वह क्या था, मिट्टी तैयार करना। देखिए, मिट्टी तैयार कैसे होता है, क्या है, देखिए, फसल उगाने के लिए मिट्टी तैयार करना जो है महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, अब किन किन प्रोसेस के माध्यम से मिट्टी तैयार होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, मिट्टी को उलटने पलटने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं, जुताई। ठीक, खेत में फसल लगाने से पहले खेत में क्या करना पड़ती है, जुताई करनी पड़ती है। ठीक है, तो वही पॉइंट है यहाँ पर, जो है मिट्टी को उलटने पलटने की जो प्रक्रिया है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, जुताई कहते हैं। ठीक, जुताई के लिए हल जो है परंपरागत उपकरण है जो लकड़ी का बना होता है। मिट्टी की गुड़ाई के लिए हल में लोहे का फाल लगा रहता है। ठीक है, क्या लगा रहता है, लोहे का फाल लगा रहता है। हल से जुताई के लिए एक जोड़े बैल की मदद ली जाती है। जुताई के दौरान बड़े बड़े ढेले निकल आते हैं। इन्हें तोड़ने के लिए पाटल या फिर चौकी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, या प्रयोग किया जाता है। नहीं, लेकिन वर्तमान समय में जो है अब बैल का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, बहुत कम बैल देखने को मिलता है, नहीं के बराबर। तो वर्तमान समय में जो है ट्रैक्टर या फिर पावर टिलर से जुताई का जो है काम लिया जा रहा है। ठीक है, अभी दूसरा पॉइंट क्या था, बीजों का चयन, इसके बारे में हम लोग जानेंगे।
तो देखिए अच्छी उपज के लिए गुणवत्तापूर्ण एवं स्वस्थ बीजों का चयन महत्वपूर्ण कार्य है। अच्छे बीजों का चयन चुनकर या फटक कर किया जाता है। ठीक है? तो यहाँ पर क्या है बुआई, नहीं यहाँ पर क्या है बुआई। तो बुआई क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है? तो देखिए मिट्टी में बीजों को जो डालने की प्रक्रिया है उसे हम लोग क्या कहते हैं बुआई कहते हैं। ठीक? बुआई के लिए 2 विधियाँ प्रचलित है। कुछ बीज जो है सीधे तैयार मिट्टी में छिटक दी जाती है, जैसे मान के चलो गेहूँ, जौ, मसूर इत्यादि। ठीक? जबकि जो है कुछ बीजों को नर्सरी में बोते हैं और कुछ दिनों के बाद जब पौधे बड़े हो जाते हैं तब उसे उखाड़ कर दूसरे खेतों में मिट्टी तैयारी कर रोपण किया जाता है। ठीक है? जैसे मान के चलिए क्या है धान, धान का पौधा हम लोग देखते हैं। धान के बीज बोने के बाद छोटे-छोटे निकले पौधे को मोरी कहते हैं, जिसे उखाड़ कर दूसरे खेतों में बोते हैं। तो धान का छोटा-छोटा पौधा होता है, उसे क्या कहा जाता है मोरी, उसी को उखाड़ करके जो है दूसरे खेतों में बोया जाता है। ठीक है? अभी हम लोग जानेंगे हमारा जो अगला पॉइंट होगा वह क्या होगा खाद, उसके बारे में जानने वाले हैं। तो देखिए खाद जो होता है वह क्या होता है, तो खाद जो है कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण होता है। ठीक है? खाद क्या होता है? कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण होता है। ठीक? इसके बाद क्या है पौधे तथा जानवरों के अपशिष्ट जैसे गोबर, बेकार साग-सब्जियों, पौधे पत्तियों तथा अन्य जैव अवशेष से प्राप्त कार्बनिक खाद कहलाते हैं। ठीक है? तो खाद जो होता है वो क्या होता है, जैसे कोई अपशिष्ट प्राप्त हो गया, गोबर हो गया, बेकार साग-सब्जी हो गया, नहीं, उसको अगर एक जगह इकट्ठा करें तो इसी सब को हम लोग क्या कहते हैं कार्बनिक खाद कहते हैं। ठीक है? इन जो है अपशिष्ट पदार्थों को एक गड्ढे में जमा करके मिट्टी से ढक दिया जाता है तथा सूक्ष्म जीव जीव जो है बेकार पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं। इस प्रकार जो है तैयार की हुई खाद क्या कहलाती है? कंपोस्ट कहलाती है। ठीक है? क्या कहलाती है? कंपोस्ट कहलाती है। अभी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको हम लोग जानेंगे। खेतों में अनेक बार फसल उगाने से मिट्टी के पोषक तत्वों में कमी आ जाती है। तो मिट्टी में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति के लिए खेतों में खाद डाली जाती है। ठीक है? अभी हम लोग पढ़ेंगे उर्वरक के बारे में। ठीक? तो देखिए खाद के अलावा भी कुछ रसायनों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं उर्वरक कहते हैं, जैसे यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, सुपर फास्फेट हो गया, पोटाश हो गया, पोटेशियम सल्फेट हो गया इत्यादि। तो ये सब क्या है उर्वरक के उदाहरण हैं। ठीक? क्या करा देखिए, ये मिट्टी को विशिष्ट पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटासियम प्रदान करते हैं। उर्वरक जो है जल में घुलनशील होते हैं तथा पौधों की जड़ों द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाते हैं। ठीक? फिर क्या है देखिए फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, परंतु मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए अथवा 2 फसलों के बीच कुछ समय के लिए खेतों को खाली छोड़ देना चाहिए। ठीक है? तो अब हमारा अगला पॉइंट होगा खाद और उर्वरक में अंतर। नहीं, हम लोग जानेंगे खाद और उर्वरक में जो है क्या अंतर है, उसके बारे में जानने वाले हैं। तो देखिए, उर्वरक जो होता है, उर्वरक जो है अकार्बनिक लवण है, लेकिन खाद क्या है? तो खाद जो है प्राकृतिक पदार्थ है, जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। ठीक? खाद जो है, खाद के बारे में हम लोग जाने, अभी हम लोग जानेंगे उर्वरक के बारे में। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। ठीक? खेत जो है, खाद जो है खेतों में बनाई जाती है। ठीक है? इसके बाद क्या है देखिए उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता। नहीं, अगर हम लोग खेतों में उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो मिट्टी को जो है ह्यूमस प्राप्त नहीं होता, बल्कि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में जो है प्राप्त होती है। ठीक है? इसके बाद है उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम प्रचुरता में होता है। ठीक है? और खाद में जो है खाद में पादप पोषक जो है कम मात्रा में होते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने खाद और उर्वरक के बारे में समझा, उसके अंतर को देखा। अभी हम लोग जानेंगे जैविक खाद के क्या लाभ हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, जैविक खाद से मिट्टी की जल सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। ठीक? इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सुरंग हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। ठीक है? इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है और इससे मिट्टी का जो है गठन क्या होता है तो सुधर जाता है। ठीक है? अभी हम लोग अगला पॉइंट पढ़ेंगे सिंचाई के बारे में। सिंचाई क्या होता है? तो देखिए अच्छी फसल उत्पादन क्या करा यहाँ पर देखिए अच्छी फसल उत्पादन के लिए फसलों को विभिन्न अंतराल पर जो है पानी देना ही क्या कहलाती है? सिंचाई कहलाती है। ठीक? फिर क्या है पौधों में लगभग 90% जल होता है। बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता, इसलिए जल आवश्यक है। धान एवं गन्ने में अधिक सिंचाई की जरूरत होती है। यहाँ पर एक पॉइंट है, नहीं, तो धान एवं गन्ना जो होता है उसमें अधिक मात्रा में सिंचाई की आवश्यकता होती है। ठीक है? अभी है देखिए सरसों, चना, अलसी, तीसी आदि में
कम सिंचाई की जरूरत होती है। बलुई मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होने के कारण अधिक सिंचाई की जरूरत होती है। तो मिट्टी की बात करें, सबसे अधिक सिंचाई जो है किस मिट्टी को होती है, तो बलुई मिट्टी को होती है। ठीक है। इसके विपरीत चिकनी काली मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होने के कारण कम सिंचाई की जरूरत होती है। मतलब बलुई मिट्टी में अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है फसलों को, और जबकि चिकनी एवं काली मिट्टी में फसलों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो चलिए, अब हमारा होगा अगला पॉइंट, सिंचाई के स्रोत। तो देखिए, सिंचाई की जो स्रोत होगा वह क्या हो जाएगा, कुआं, नदी, नहर, तालाब, झील आदि सभी जो है सिंचाई की क्या है, प्रमुख स्रोत है। ठीक है। अभी चलेंगे हम लोग, अभी जानेंगे हम लोग सिंचाई की विधियां। तो सिंचाई हम लोग जो है किन किन माध्यमों से करते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले है पारंपरिक तरीके। ठीक है। पारंपरिक सिंचाई के जो है पारंपरिक तरीके जो है वो कौन है, इसको मोट कहते हैं हम लोग, मोटर, चेन पंप हो गया, ढेकली हो गया, रहट हो गया, इसको हम लोग उत्तोलक तंत्र के रूप में जानते हैं, इत्यादि। ठीक है। ये जो है सिंचाई के क्या है, पारंपरिक तरीके। आधुनिक तरीके क्या है, तो देखिए, सिंचाई के आधुनिक तरीके में क्या आ जाएगा, पहला आ जाएगा छिड़काव तंत्र। ठीक है। तो इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। नहीं, जहां पर जो है जल कम मात्रा में उपलब्ध है वहां पर ऊर्ध्व पाइपों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगा दिए जाते हैं। ये पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। नहीं, जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है, वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। ठीक। इसके बाद क्या देखिए, इस छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही है। छिड़काव बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। ठीक है। अभी दूसरा जो पॉइंट होगा वह क्या होगा, ड्रिप तंत्र। इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ड्रिप तंत्र के बारे में। तो क्या देखिए, इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों को पानी देने का यह सबसे अच्छा तरीका है। इसमें पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। ठीक है। अभी हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे निराई के बारे में। तो देखिए, खेतों में फसली पौधों के साथ साथ कुछ अवांछनीय पौधे भी उगाते हैं जो कि मुख्य फसल के साथ भोजन स्थान एवं जल का बंटवारा करके फसल को प्रभावित करते हैं। ठीक। तो मतलब इन अवांछनीय पौधों को हम लोग क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। नहीं, साथ ही खरपतवार जो हटाने की प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो निराई कहते हैं। ठीक है। अब है देखिए फसलों की कटाई। अगर फसल के पकने के बाद उसे काटने की जो विधि है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो फसलों की कटाई कहते हैं। छोटे स्तर पर हंसियों से कटाई की जाती है, जबकि बड़े स्तर पर मूवर हो गया, रीपर हो गया एवं हार्वेस्टर से फसलों की कटाई की जाती है। ठीक। जैसे देखिए, खरीफ फसल जैसे धान, मक्का, बाजरा, ज्वार आदि की कटाई सितंबर अक्टूबर माह में की जाती है, जबकि रबी फसल जैसे गेहूं, चना, सरसों आदि की कटाई मार्च अप्रैल माह में की जाती है। अब हम लोग अगला प्रोसेस जानेंगे, थ्रेसिंग या दौनी क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए क्या कर रहा है, फसल से बीज अलग करने की जो प्रक्रिया है उसी को हम लोग थ्रेसिंग या दौनी कहते हैं। ठीक। कटाई के बाद फसल को थ्रेसिंग विधि द्वारा धाना एवं भूसा अलग अलग कर दिया जाता है। ठीक है। अब इसी में है कटाई पर्व के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, किसान जब कठिन परिश्रम द्वारा फसल बोता है, 3-4 महीने के बाद कटाई का समय आता है। अपने खेतों में तैयार फसल को देखकर वह खुशी से क्या होता है, तो झूम उठता है किसान। नहीं, तो कटाई ऋतु के साथ साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, वैसाखी, होली, दिवाली, बिहू आदि जुड़े हुए हैं। ठीक है। क्या याद रखना है, देखिए पोंगल, वैसाखी, होली, दिवाली, बिहू आदि जो है इस सबको जो है कटाई पर्व माना जाता है। ठीक। मतलब फसलों से संबंधित ये त्योहार है। अब जो हमारा लास्ट पॉइंट होगा वह क्या होगा, भंडारण। तो देखिए क्या है, फसलों की कटाई के बाद प्राप्त अनाज का भंडारण अत्यंत जरूरी है। भंडारण करते समय अनाज में नमी ना, ठीक है, हो, अन्यथा इसे खराब होने या जीवों द्वारा जो है आक्रमण से उनकी अंकुरन क्षमता नष्ट हो जाने की आशंका होती है। ठीक है। इसलिए भंडारण से पूर्व अनाज को धूप में अच्छी तरह सुखाना जरूरी है ताकि इसकी नमी समाप्त हो जाए। ठीक है। हमारे देश में अनाज भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र अथवा कोठियों में करते हैं। अनाजों को चूहे एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा के लिए उन्नत भंडार गृहों तथा साइलो, जो लोहे, टीन का ड्रम या कोठी का उपयोग किया जाता है। ठीक है। यहाँ पर नमी एवं तापमान को नियंत्रित किया जाता है। केंद्र और राज्य सरकार खाद्यान्न का भंडारण भारतीय खाद्य संस्थान, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एफसीआई के माल गोदामों में करते हैं। ठीक है। तो इस चैप्टर को हम लोगों ने काफी डिटेल्स के साथ पढ़ा, पेज बाय पेज पढ़ा, पर लाइन बाय लाइन पढ़ा। अभी हम लोग अभ्यास प्रश्न और उसके उत्तर को जानने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहला है, देखिए ये है बहुवैकल्पिक प्रश्न। मतलब 4 विकल्प में एक सही होंगे, वैकल्पिक प्रश्न है। ठीक है। क्या सही विकल्प चुनिए, तो धान की फसल है तो क्या है,
रबी फसल है, खरीफ फसल है, जायद फसल है कि कौ एवं खौ दोनों है, तो हम लोग जानते हैं धान की फसल क्या होता है, खरीफ फसल होता है। ठीक है। इसके बाद चना की फसलें हैं, तो चना की फसल हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो रबी फसल होता है। नहीं। उर्वरक क्या है, तो कार्बनिक पदार्थ है या अकार्बनिक पदार्थ है, हम लोग जानते हैं उर्वरक के बारे में, हम लोग को पढ़ा है अकार्बनिक पदार्थ है उर्वरक। इसके बाद है खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम लोगों ने अभी पढ़ा है। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, निराई कहा जाता है। अनाज का भंडारण किया जाता है, तो जूट के बोरों में सही बात है, धातु के पात्रों में ये भी सही बात है, कोठियों में ये भी सही है, व्यवसायिक गोदामों में, उपयुक्त सभी में, क्या हो जाएगा इसका आंसर, उपयुक्त सभी में। ठीक है। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, तो देखिए क्या कर रहा है, मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया कहलाती है, तो जुताई कहलाती है। खाद्य पदार्थों का मिश्रण है, तो खाद्य कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है। धान एवं गन्ना में क्या होता है, सिंचाई की जरूरत होती है, मतलब अधिक सिंचाई की जरूरत होती है। केंचुए किसानों को क्या कहा गया है, मित्र कहा गया है। फलदार पौधों को पानी देने का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, तो ड्रिप तंत्र। अभी हम लोग पढ़ेंगे कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के साथ करिए। इसमें देखिए खरीफ फसल में कौन आ जाएगा, खरीफ फसल में आ जाएगा धान एवं मक्का। ठीक है। रबी फसल में क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका गेहूं, चना, मटर। रासायनिक उर्वरक क्या आ जाएगा, यूरिया, सुपर फॉस्फेट, यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट। इसके बाद कार्बनिक खाद में क्या आएगा, गोबर आएगा, मूत्र आएगा एवं पादप अवशेष आएगा। ठीक। इसके बाद एक ही ऑप्शन बचा हार्वेस्टर, तो ये जो है क्या है, कटाई का एक यंत्र है। ठीक है। वैसे इसका आंसर जो है यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक। अभी पढ़ेंगे हम लोग निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सिंचाई किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों होती है। तो देखिए सिंचाई जो है मिट्टी या जमीन के लिए पानी का एक बेहतरीन बेहतरीन जो है अनुप्रयोग है। ठीक है। यह कृषि फसलों, मरुस्थलीय क्षेत्र में अच्छी तरह से नमी को कायम रखने में मृदा और वनस्पति क्या करता है, तो मदद करता है। ठीक है। अभी हम लोग जानेंगे खाद्य एवं उर्वरक में क्या अंतर है। एक क्वेश्चन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन चूंकि अभ्यास प्रश्न है तो हम लोग एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे। ठीक है। उर्वरक, देखिए उर्वरक क्या होता है, एक अकार्बनिक लवण है। जबकि खाद क्या है, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेषों के विघटन से प्राप्त होता है। ठीक। फिर क्या है, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है और खाद जो है खेतों में बनाई जाती है। ठीक है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, जबकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होता है। ठीक। उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम की प्रचुरता होती है, खाद में पादप पोषक जो है कम मात्रा में होते हैं। चलिए अगला पॉइंट है हमारा जैविक खाद से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए क्या है कि जैविक खाद से मिट्टी की जल सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। इसमें मिट्टी भुरभुरी एवं सरंग हो जाती है, जिसके कारण गैस विन में सरलता से होता है। ठीक है। इससे जो है मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है, इससे मिट्टी का गठन सुधर जाता है। ठीक। अभी हम लोग जानेंगे खरपतवार क्या है, उसका नियंत्रण हम लोग कैसे करें। इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने देखा है, चलिए एक बार फिर से इसका अध्ययन करते हैं। खेतों में फसली पौधों के साथ साथ कुछ अवांछनीय पौधे भी उगाते हैं, जो मुख्य फसल के साथ साथ भोजन, स्थान एवं जल का बंटवारा करके फसल को प्रभावित करते हैं। ठीक है। इन अवांछनीय पौधों को हम लोग क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। खरपतवारों को जुताई हाथों के द्वारा जड़ से उखाड़ कर या फिर काट कर या फिर रसायनों का उपयोग करके किया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, खरपतवारनाशी कहते हैं, को हटाया जा सकता है। ठीक है। अभी हम लोग जानेंगे फसलों की उपज में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए। तो यहाँ पर हमारा क्या पॉइंट है, देखिए क्या कर रहा है, स्वस्थ फसल को वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेतों में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। इसके अलावा मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए फसल चक्र जो है अपनाना क्या है, आवश्यक है। ठीक है। एक और क्वेश्चन को हम लोग जानेंगे, केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है, क्यों। तो देखिए केचुआ को किसानों का मित्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मिट्टी और पौधों के जो है स्वास्थ्य में सुधार करते हैं। ठीक है। केचुए की जो गति होती है मिट्टी को ढीला कर देती है, जिससे मिट्टी में हवा और पानी का प्रवाह आसानी से हो जाता है। ठीक। फिर केचुआ मृत जो है पतियों, जानवरों जैसे कार्बनिक कणों को तोड़कर जैविक खाद बनाने में मदद करते हैं। इस प्रकार से जो है केचुआ क्या करता है, फायदा पहुंचाता है। अतः केचुआ को किसानों का क्या कहा जाता है, तो मित्र कहा जाता है। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोगों ने काफी डिटेल्स के साथ, काफी अध्ययन के साथ, लाइन बाय लाइन, पेज बाय पेज पढ़ा। जय हिंद।